मुंह दबाया। फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं देखो इस सीन को जरा एक बार। सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हुआ था ये सीन या ये रील। और इसमें एक लड़की है जो बेचारी बहुत फूट फूट कर रो रही है, जमीन पर बैठी है और हाथ पैर पटक रही है। और साथ में गांव वाले भी खड़े हैं, कोई उसे पानी पिला रहा है, कोई उसको कंसोल कर रहा है। कैमरा भी सामने है, लेकिन ये औरत बेचारी अपने को खुद को रोक नहीं पा रही रोने से, क्योंकि गम इतना ज्यादा है। अब इसे देखकर तो हर कोई एक ही नतीजे पर पहुंच रहा है कि बेचारी इतनी कम उम्र में ही विधवा हो गई। अब कोई शक नहीं है और कोई सवाल भी नहीं उठा रहा। और शायद यही था ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, बिना किसी कैमरे और स्क्रिप्ट के। लेकिन इस वक्त अभी किसी को नहीं पता, ना गांव वालों को, ना इसके परिवार को, ना पुलिस को और ना इन्वेस्टिगेटर्स को, कि ये जो आंसू हैं ये मगरमच्छ के आंसू हैं। और जिस मौत का मातम मनाया जा रहा है वो इसके पति की मौत है। और इसके पति की मौत की जो प्लानिंग की गई है वो खुद इस विधवा और इसके एक आशिक ने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं मिलिट्री क्राइम्स। और आज की क्रिमिनल स्टोरी के पीछे एक नहीं बल्कि हैं दो डेंजरस माइंड्स। पति तो चला गया, पत्नी और वो ने मिलकर पति को स्वर्ग भेज दिया। अब कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के धार जिले के एक छोटे से गांव में, गोंदी खेड़ा चरण, जो इंदौर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और बेचारा यहाँ रहता था 28 साल का एक लड़का देव कृष्ण पुरोहित। मिर्च और मसाले का छोटा मोटा व्यापारी था। इंदौर से माल लाता और आसपास के गांव में बेचा करता था और इसी से उसका घर चलता था कि मसाले और पापड़ ये सब बेचता था अगल बगल। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले जो बिजनेस होते हैं, ही वाज इनटू दैट। एंड देव कृष्ण की जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि बचपन में ही उसके पिता गुजर गए थे और इस दिन से उसके घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। घर में एक माँ थी बेचारी बूढ़ी विधवा और एक बहन थी, और यही उसका छोटा सा परिवार था। लोग उसे एक सीधा साधा मेहनती इंसान समझते थे जो झगड़े फसाद से दूर रहता था। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से विवाद, गांव में ही पला बड़ा सीधा साधा सा आदमी। अब जरा सोचिए उस आदमी की जिंदगी, रोज सुबह जल्दी उठना, इंदौर से माल लाना, गांव गांव घूमकर उसे बेचना, शाम को जो भी पैसे बने थक हार कर उसको लेकर अपने घर वापस चले जाना। अब ना कोई शौक, ना कोई ऐशो आराम, सिर्फ अपने घर की हालत सुधारने में लगा हुआ था। उसका बस एक ही मोटो था लाइफ में कि माँ बहन को अच्छे से रखूं, परिवार को आगे बढ़ाऊं, बहन की शादी करूं, उसको अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं। इसीलिए जब उसकी मौत की खबर आती है ना, तो पूरे गांव में और पूरे जिले में सन्नाटा हो जाता है। लोग शौक में चले जाते हैं। अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कॉमन मैन या आम आदमी को कोई क्यों ही मारना चाहेगा। अब होता कुछ यूं है कि 7 और 8 अप्रैल की जो दरमियानी रात होती है वो ऐसी रात होती है जो इसकी जिंदगी तबाह कर देती है। अब होता क्या है कि देव कृष्ण अपने कमरे में सो रहा था और बगल के कमरे या वरांडे में उसकी माँ और बहन दोनों सो रहे थे। घर का माहौल था बिल्कुल नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई शोर नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, एक आम सी रात थी जैसे हर रात गुजरती थी। लेकिन उसी रात उस अंधेरे में देव कृष्ण के सर पे एक वेपन से इतनी जोर से मारा जाता है और चोट की जाती है कि उसका शरीर रिएक्ट ही नहीं कर पाता। बेचारे को मौका ही नहीं मिलता चीखने चिल्लाने का, वो उसी नींद में स्वर्ग सिधार जाता है। बेचारे की आवाज ही नहीं निकलती। अब सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो वो वार या वो चोट, इट वाज सो ब्रूटल एंड ब्लंट कि उसकी आवाज ही नहीं निकली और उसका शरीर तुरंत बेजान हो गया। ही डाइड ऑन द स्पॉट। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। अब जब ये सब हो रहा था तो आंगन में थी उसकी वाइफ प्रियंका पुरोहित, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे एंड शी वाज ट्राइंग टू ओपन अप द रोप्स, शी वाज ट्राइंग टू फ्री हरसेल्फ। एंड जैसे ही घर वाले वहां पहुंचते हैं और उसकी रस्सियां खोलते हैं तो वो एकदम फूट फूट कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और अब सारी डिटेल बताती है कि उस रात को आखिर हुआ क्या। अब व्हाट शी सेज इस कि रात को कुछ नकाबपोश लोग घर में घुसे और उन दोनों को पकड़ के, यानी देवकृष्ण को और प्रियंका को, दोनों को पकड़ के अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। अब जब देवकृष्ण ने विरोध करने की कोशिश की तो उस पर हमला कर दिया गया फ्रॉम विद अ वेपन एंड उसको सीधा मौत के घाट उतार दिया गया। और साथ ही घर के लाखों के गहने और कैश लूट कर द रॉबर्स दे वेंट अवे, द डेकॉइट्स दे लेफ्ट द हाउस। अब ये खबर पूरे मिनटों में गांव में फैल गई जैसे आग लगी हो। अब शुरुआती रिएक्शन सबका ऐसा था कि बेचारे डकैती हुई है घर में और बेरहमी से पति को मार दिया है और पत्नी के साथ ज्यादती हुई है और घर के गहने जेवर चोर उठा के ले गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो प्रियंका जो कहानी और इंसिडेंट्स बता रही थी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हुए और जिस हालत में देवकृष्ण पुरोहित की लाश मिली थी, वो दोनों मैच नहीं कर रहे थे। इट वॉज नॉट इन सिंक। लेकिन फिर भी कैमरे के सामने और लोगों के सामने इतनी अच्छी एक्टिंग और इतने अच्छी तरीके से उसने फूट फूट कर रोया कि सब लोगों का दिल भरा है, उनकी आंखें भरा है कि हाय बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, इसके साथ तो बहुत नाइंसाफ हुआ है। और यही रिएक्शन और सिंपैथी प्रियंका पुरोहित को चाहिए थी, क्योंकि उसकी हर चीख, हर डिटेल के पीछे एक मकसद था और किसी को भी एक सेकंड के लिए उस पर शक नहीं हुआ। तो मेन मुद्दा यह है कि अपने ही पति की मौत पर प्रियंका ड्रामा क्यों कर रही थी,
तो इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इन दोनों के बचपन में, जहां हुआ था एक बाल विवाह प्रियंका और देवकृष्ण पुरोहित का। प्रियंका की शादी देवकृष्ण से तब हुई थी जब वो सिर्फ 15 साल की थी, और एक ऐसा बाल विवाह जो दोनों फैमिलीज ने मिलकर तय किया था, जो अक्सर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में होता है। और इन शादियों में अक्सर ऐसा होता है कि दोनों की शादी तो बचपन में कर दी जाती है, लेकिन कुछ एज तक दोनों अलग अलग घरों में रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। तो प्रियंका अपने मायके में थी और देवकृष्ण अपने घर पे था अपनी माँ और बहन के साथ। अब जरा इमेजिन करो कि 15 साल की उम्र में एक नाबालिग लड़की की शादी कर दी जाती है, तो सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। बाल विवाह होता है, एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अपने घर में, और कहानी अब आगे बढ़ती है। अब कुछ साल और बीते, कुछ 4-5 साल और बीते, और प्रियंका और देवकृष्ण दोनों कुछ 19-20 साल के हुए। अब प्रियंका के घर वालों ने बोला कि सही समय आ गया है तुम्हें अपने मायके से ससुराल जाने का, तो तुम अब जो गांव है देवकृष्ण का, वहां जाने के लिए रेडी हो। लेकिन ये 3 से 4 सालों के बीच, शादी और घर तक आने के बीच, रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका की जिंदगी में काफी चेंजेस आ गए थे। क्योंकि आपको पता है जब कोई लड़की नाबालिग से बालिग होती है तो उसकी भी नीड्स होती हैं, राइट। तो उसकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे चेंजेस थे जो ये सब कहानी को आगे ले जाते हैं। और शायद यही वजह था कि उसने सीधा इनकार कर दिया देवकृष्ण के घर जाने से। उसने कहा मुझे नहीं जाना, और मैं इस इंसान को जानती भी नहीं हूँ, आई डोंट केयर, शादी हुई थी तो हुई होगी, मेरी मर्जी से तो नहीं हुई, तो आई विल नॉट गो टू हिज हाउस। अब उसका ये जवाब सुन के घर वालों ने उस पर प्रेशर बनाना शुरू किया, जो अक्सर गांव में होता है कि लड़कियों की बिल्कुल चलती तो है नहीं। तो उस पर प्रेशर बनाया कि नहीं, तुम्हारी शादी हो चुकी है, यू आर मैरिड, और तुम्हें गोंदी खेड़ा जाना पड़ेगा, जो है देवकृष्ण का घर। तो बहुत प्रेशर के बाद, बहुत लड़ाइयों के बाद फाइनली नवंबर 2020 में प्रियंका अपने मायके से उठ के ससुराल फाइनली आ जाती है। और आई थिंक कि पूरे कांड की जो शुरुआत थी वो इसी डिसीजन से हुई कि जबरदस्ती प्रियंका को अपने घर से देवकृष्ण के घर भेजा गया। वो चाहती नहीं थी, लेकिन पेरेंट्स ने जोर जबरदस्ती करके उसे फाइनली ठिकाने लगा दिया। अब बात करते हैं मेन इंसान की, भाई जिसकी वजह से ऑल ऑफ दिस हैपेंड। ये जो पूरा जी का जंजाल बना वो सिर्फ एक आदमी की वजह से बना, और उसका नाम था कमलेश पुरोहित, द न्यू कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। 32-33 साल का आदमी था, शादीशुदा था, 2 बच्चे भी थे, और हाईवे पे एक छोटा सा ढाबा चलाता था, और प्रियंका से लगभग 8 से 10 साल बड़ा भी था, और उसका एक पूरा परिवार भी मौजूद था, राइट। लेकिन होता क्या है कि प्रियंका की और कमलेश की मुलाकात एक लोकल प्रोग्राम में होती है, क्योंकि इन दोनों का घर आसपास था। तो जो उसका मायका था वहीं के एक लोकल प्रोग्राम में दे मीट ईच अदर, और जो वहां से शुरुआत हुई उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। घंटों लंबी लंबी कॉल्स, व्हाट्सएप चैट्स, रोज छुप छुप के मिलना, बाइक और गाड़ियों में घूमना, मूवीज देखना, तो ये सब वहां शुरू हो चुका था, जबकि शी वाज मैरिड। अब ये कोई छुपा हुआ राज नहीं था। तो जो प्रियंका का गांव था वहां सबको पता लग गया था कि प्रियंका और कमलेश का कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन ऐसे छोटे मोटे गांव में एक अनसेड रूल होता है कि किसी को भी बदनाम नहीं करते, राइट, लड़कियों को खासकर, क्योंकि उनके गांव की लड़की होती है। तो लोगों ने ये बात बिल्कुल दबा दी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, क्योंकि भाई अगर बहू है वो किसी और गांव की, और अगर हम ऐसी बातें करेंगे और वहां तक अगर बात पहुंच गई तो पूरे गांव की बदनामी होगी। और जो प्रियंका के पिता थे उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली, घर वालों ने भी आंखें बंद कर ली कि अरे अभी बच्ची है, अभी शादी तो हो ही गई है, व्हेन शी गोज टू हर इन-लॉज देन सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है कि प्रियंका की मुलाकात कमलेश से प्रियंका के बाल विवाह के बाद हुई थी, लेकिन जितना तेजी से उनका रिलेशनशिप या कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ा, वो बहुत चौंकाने वाली बात है कि 2 से 3 सालों में ही वो इतना क्लोज आ गए कि दे वर इनसेपरेबल। अब मेन कहानी शुरू होती है। प्रियंका है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो 2020 में देवकृष्ण के गांव आ चुकी है, और उसके आने के बाद देवकृष्ण का जीना हराम हो चुका था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका अक्सर उसे ताने दिया करती थी कि तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारी कमाई कम है, तुम मसाले बेचते हो, तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, आई एम सच अ फेयर गर्ल। तो ये बातें उनकी जिंदगी में आम हो गई, और ये बातें उसकी माँ और बहन रोज सुनती नहीं। अब जरा सोचिए देवकृष्ण की हकीकत या उसके पर्सपेक्टिव से, मसालों का काम करने वाला एक छोटा सा व्यापारी, अब उसके हाथ हमेशा मसालों में रहते, काले पड़ जाते, वो अपना ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि हिज प्रायोरिटी वाज पैसा कमाना। अब वो पूरी धूप में घूम घूम के, गर्मियों में घूम घूम के मसाले बेचता, और इसी वजह से ही गॉट टैंड, और उसका रंग भी थोड़ा काला था। नहीं तो अगर आप वैसे पिक्चर्स देखोगे तो द बॉय वाज नॉर्मल, ही वाज लाइक आई कैन से ही वाज एवरेज। अब अगर एक अच्छी बीवी होती जो प्रियंका थी, इफ शी वाज अ गुड लेडी, तो वो अपने पति की इस मेहनत को और अप्रिशिएट करती कि भाई ये पति है मेरा, और इतने अच्छे से हम लोगों को पाल रहा है या पैसे ला रहा है कमा के, इतनी मेहनत कर रहा है, हमारे लिए ही कर रहा है, राइट, हमारे बेटर फ्यूचर के लिए कर रहा है। लेकिन प्रियंका ने उसकी ऑक्यूपेशन का इतना मजाक उड़ाया, इतने ताने दिए कि बेचारा वो बंदा डिप्रेशन में चला गया। ही वॉज नॉट हैप्पी कि मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, मेरा सपोर्ट करने की बजाय माई वाइफ हु शुड बी क्लोजेस्ट टू मी इज नॉट डिमीनिंग मी इन एवरी सेंस पॉसिबल। अब आप सिचुएशन सोचिए कि एक तरफ है बेचारा एक आदमी, पापा नहीं है, माँ बहन की जिम्मेदारी है, अकेला दुनिया से लड़ रहा है, अपने काम कर रहा है, और उसकी वाइफ जिसे उसे सपोर्ट करना चाहिए वो
अलग ही उसका कुछ चक्कर चल रहा है, वो अपनी अलग दुनिया में खोई हुई है और इसको ताने देके रोज नीचा दिखा रही है। दैट इज वेरी स्ट्रेंज। अब प्रियंका पुरोहित के लिए ये मेहनत की कमाई कोई इमोशन नहीं रखती थी, उसके लिए देवकृष्ण के पैसे कोई इमोशन नहीं रखते थे, कोई वैल्यू नहीं रखते थे। बस वो जो भी मौका उसे मिलता देवकृष्ण को नीचा दिखा देती। और सबसे हैरान करने वाली ये बात है कि जिस वक्त देवकृष्ण को छोटी छोटी बातें सुनाती थी या उसको नीचा दिखाती थी, व्हेन ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग साइड बाय साइड, वो कंटिन्यूअसली अपने आशिक के साथ चुपके चुपके बातें कर रही थी। सो यहाँ इसको नीचा दिखा रही है और वहां फूल बरसा रही है अपने आशिक पे। तो आप डिस्पैरिटी देखिए कि आखिर जीवन में वो कर क्या रही थी। अब एक दिन क्या होता है कि देवकृष्ण घर पे था और उसने प्रियंका को रंगे हाथों पकड़ा। वो छुप छुप के कमलेश से बात कर रही थी, तो इसने उसका फोन लिया एंड ही चेक्ड ऑल द व्हाट्सएप चैट्स और कॉल हिस्ट्री, जो भी इनकी रिकॉर्डिंग्स थी, और शायद उसमें कोई इनके न्यूड्स भी थे या फोटोज भी थे, आई डोंट नो, बट ऐसा सुना है मैंने, पढ़ा है मैंने। तो देवकृष्ण ने इस बात को लेके बहुत बवाल कर दिया, लेकिन प्रियंका तुरंत आई और उसने अपना फोन छीन लिया। अब देवकृष्ण ने इसको पढ़ ही रहा था कि फोन उसके हाथ से छीन लिया गया। अब उसने बोला कि मुझे फोन दो, आई वांट टू चेक द एंटायर थिंग। लेकिन अब इस पे प्रियंका ने खुदकुशी करने की धमकी दे दी कि नहीं, मैं फोन नहीं दूंगी, मेरा प्राइवेट मैटर है, तुम कौन होते हो, तुम काले हो, तुम मेरे लेवल के नहीं हो, यू डोंट डिजर्व मी, राइट। अब इनके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई कि फोन मांगना और फोन ना देना, जैसे आम कपल्स में होता है आजकल के। तो इसमें लड़ाई हुई और प्रियंका ने क्या किया, सीधा अपना सूटकेस पैक किया और गोंदी खेड़ा से मैडम चली गई अपने घर वापस। तो उन्होंने इधर विक्टिम कार्ड प्ले किया एंड शी लेफ्ट हर इन-लॉज। और जाते जाते मैडम कह गई कि जो करना है कर लो, मैं और मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से डरते नहीं है। अब जब ये सब हो रहा था तो पूरे गांव में बात फैल गई गोंदी खेड़ा में कि फलाने की बहू घर छोड़ के चली गई। अब ये देवकृष्ण के लिए बहुत शर्म की बात थी। और इसी बीच गांव वालों को भी पता लग गया कि भाई इनकी जो बहू है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। लेकिन गांव वालों ने ये बात फिर से दबा दी कि हमारी बहू और लड़के के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और उस बंदी का एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो ये बात को यहीं दबा दो, वरना पुरोहित परिवार की तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो आगे हुआ खैर, एंड इसीलिए एवरीवन केप्ट क्वाइट। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। और एक बात मैं बताना भूल गया कि प्रियंका पुरोहित के घर छोड़ के जाने से पहले इसकी जो ननद थी, यानी कि देवकृष्ण की बहन, उसने भी इसके व्हाट्सएप चैट्स पकड़े थे और वहां भी इन दोनों का 36 का आंकड़ा था कि तू मेरे भाई को धोखा दे रही है। तो उसकी बहन उसका सपोर्ट कर रही थी देवकृष्ण का कि मेरे भाई है इतना सीधा साधा है तो इसको धोखा क्यों दे रही है। खैर प्रियंका गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है, काफी दिन तक आती नहीं है। अब होता क्या है कि जब ये लंबे समय गुजर जाता है तो देवकृष्ण को उसकी याद आने लगती है। वो सीधा साधा आदमी था और वो जाता है प्रियंका से मिलने की, ठीक है गलती हो गई और इतना हमको बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, लेट्स पैच अप और अब हम वापस चलते हैं। लेकिन प्रियंका अपनी अलग एटीट्यूड में कि नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी और मैं जो करना है करूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तो इनके बीच में ये डिस्कशन चल रहा था। अब बेचारा सीधा साधा सा आदमी जिसकी लुगाई घर छोड़कर भाग गई है, वो तो मरता क्या ना करता। तो उसने क्या किया कि ठीक है तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा, ना तुम्हारा फोन देखूंगा, ना कोई रोक टोक करूंगा, तुम्हें जैसे अपनी जिंदगी जीनी है यू कैन लिव। तो इस वापसी की बात को सुनकर प्रियंका मैडम ने बोला कि ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो उसने सीधा हाँ नहीं बोला, उसने उसके सामने 4 से 5 शर्तें रख दी। तो सोचिए गरीब मसाले का व्यापारी अपनी ही पत्नी को लेने गया और अब उसको शर्तें रखी जा रही हैं उसके ससुराल में कि अगर तुम्हें मुझे वापस ले चलना है तो मेरी 4 से 5 शर्तें हैं। अब ये जो घर वापसी की डील साइन हुई थी उसमें पहली शर्त जो प्रियंका पुरोहित की तरफ से थी वो थी कि घर के पास एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खुलवाया जाए उसके लिए। दूसरी थी कि कोई भी उसका फोन चेक नहीं करेगा, नो कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैट्स। तीसरी थी कि कोई उसे सुबह जल्दी उठने के लिए घर में नहीं बोलेगा, ना वो खाना बनाएगी, ना किसी को चाय देगी, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहेगी। उसका जब भी मन करेगा वो उठेगी, उसका जब भी मन करेगा वो सोएगी, वो पूरी महारानी बन के रहेगी। और चौथी जो सबसे अहम बात है कि उससे कभी भी कोई कमलेश या किसी और लड़के के बारे में नहीं पूछेगा। अब सोचिए जरा, ये जो 4 से 5 शर्तें थी ये प्रियंका और देवकृष्ण के हेल्दी रिलेशनशिप के लिए तो कहीं से नहीं लग रही थी। हाँ, लेकिन ये आजादी थी पैसों को लेकर या उसके फ्री टाइम को लेकर, और उसका जो रिलेशनशिप था, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था कमलेश पुरोहित के साथ, तो ये सारी शर्तें पॉइंट आउट कर रही थी कि भैया अब जो होने वाला है उस पे किसी का जोर नहीं चलेगा और प्रियंका और कमलेश की जो मनमानी है वो आगे चलती रहेगी। लेकिन हमारा देवकृष्ण, उसके पास इन शर्तों को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि गाँव में इतनी बदनामी हो चुकी थी कि तुम्हारी तो नई नवेली बहू भाग गई, ना कोई बच्चा है ना कुछ है, तुम्हें छोड़कर भाग गई, जरूर तुम में ही कुछ कमी होगी। तो बेचारे अपने परिवार की, पुरोहित परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने आंख बंद करके ये सारी शर्तें कबूल कर ली। तो प्रियंका घर वापस आ गई, सब कुछ थोड़े दिन ठीक ठाक चला और कमलेश से उसने थोड़ा अपना कांटेक्ट भी रोक लिया या हो सकता है छुपाने में और एक्सपर्ट हो गई थी, बट सब कुछ ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अब आपको तो पता है कि अगर आग लगी होती है तो धुआं तो उठना लाजमी है, कितने दिन कोई उसे रोक सकता था। तो धीरे धीरे देवकृष्ण को उस पर फिर से शक होना शुरू किया, क्योंकि वो
शुरू से ही जानता था प्रियंका के नेचर और उसके कैरेक्टर को। प्रियंका को कमरे में ले गया और सीधा सीधा उससे सवाल किया कि क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताओ। क्योंकि कोई भी हस्बैंड अपनी आंखों के सामने ये होता नहीं देख सकता, इवन इफ ही इज गॉड, वो ये होता नहीं देख सकता कि उसकी पत्नी किसी और से चैट कर रही है, घंटों बातें कर रही है, अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर रही है। इतना बड़ा दिल किसी इंसान के पास नहीं होता। अब देवकृष्ण की ये बातें सुन के प्रियंका के मन में एक अलग ही डर पैदा हो गया कि भाई अब तो इसने सीधा सीधा पूछ लिया है, इसको मैं कैसे कन्फ्रंट करूं। क्योंकि अगर ये बात मेरे परिवार को पता लग जाए, मतलब प्रियंका के परिवार को पता लग गई, तो बहुत कलेश हो जाएगा और शायद मेरा कमलेश से हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा। तो इस डर को लेकर उसने एक प्लान बनाया। वो प्लान था देवकृष्ण की मौत का प्लान। शी जस्ट प्लेनली प्लान्ड हिज मर्डर। अब आप लोग सोचिए, अगर प्रियंका सच में एक इनोसेंट सोल होती, उसको उस पर बाल विवाह का अत्याचार किया गया है, बहुत ही लाचार बेबस होती, तो वो अपने घर वालों से मिलकर बात करके उन्हें समझाती, तलाक लेने की कोशिश करती। वो नहीं भी मानते फिर भी शी वॉज एन अडल्ट, वो अपना डाइवोर्स ले सकती थी और देवकृष्ण की जिंदगी को बख्श सकती थी। लेकिन नहीं, शी वॉज नॉट एन इनोसेंट सोल और उसने फैसला किया कि अब टाइम आ गया है कि देवकृष्ण को मौत के घाट उतारा जाए। अब यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे डार्क एंगल। होता क्या है कि देवकृष्ण की हत्या से कुछ दिन पहले कमलेश, जो कि प्रियंका का आशिक या बॉयफ्रेंड था, उसने उसे मिलवाया एक सीरियल कॉन्ट्रैक्ट किलर से जिसका नाम था सुरेंद्र भाटी। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में बताया जाता है कि वो पहले भी इस तरह के काम कर चुका था मध्य प्रदेश एरिया में, और वो हाल ही में जेल से बाहर आया था। तो इन तीनों की मीटिंग सेट होती है, 1 लाख रुपए में सुपारी दी जाती है और प्रियंका 50,000 रुपए उसको एडवांस देती है। वही पैसे जो देवकृष्ण कमा के घर लाता था, उसमें से 50,000 उसी की सुपारी के लिए सुरेंद्र भाटी साहब को थमा दिए गए। अब जरा सोचिए उस पल को, उस कमरे में 3 लोग बैठे हैं और एक भोले भाले इंसान की सुपारी दी जा रही है। कमरे में बैठकर ये तय किया जा रहा है कि वो लड़का जो किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, उसको कब और कैसे मारा जाएगा। तो एंटायर प्लान वाज लेड आउट। अब आती है वो रात जब देवकृष्ण का मर्डर प्लान किया गया था। प्लान के अकॉर्डिंग प्रियंका ने गेट खोल दिया था, घर का जो मेन गेट था, शी ओपनड इट। घर वाले सो चुके थे, देवकृष्ण भी सो रहा था और प्रियंका पूरी रात भाटी जी का वेट करती रही कि अब आएंगे और इस कांड को अंजाम देंगे। लेकिन सुरेंद्र भाटी भाई किसी काम में बिजी थे, इसलिए वो उस दिन नहीं पहुंच पाए और पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। अब प्रियंका उतावलेपन में इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने सीधा कमलेश और सुरेंद्र भाटी को कॉन्फ्रेंस में लेके सुरेंद्र भाटी को ही गालियां सुनानी शुरू कर दी कि मेरा एडवांस जो मैंने 50,000 रुपए दिए हैं, जस्ट रिटर्न इट, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, मेरे पैसे सीधा वापस करो। अब सुरेंद्र भाटी जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, वो एक प्रोफेशनल थे। एक बार उन्होंने पैसा ले लिया था तो वो काम को तो अंजाम देते ही देते। तो उन्होंने सीधा एक लाइन में सब कुछ सम अप कर दिया कि गिव मी सम टाइम, 2 या 3 दिन में आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे और देवकृष्ण हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से हटा दिया जाएगा। तो ये सुनकर प्रियंका के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और नई तारीख तय हुई 7 अप्रैल। और इस बार एक और शर्त जोड़ी गई प्लान में कि उस दिन या उससे 1-2 दिन पहले से प्रियंका पुरोहित ना कमलेश पुरोहित को कॉल करेंगी और ना सुरेंद्र भाटी को कॉल करेंगी। क्योंकि अगर बाद में पुलिस कोई भी एंगल इन्वेस्टिगेट करती है और कॉल रिकॉर्ड या कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो CDR होता है उसको अगर पुलिस खंगालती है, तो इन तीनों का नाम कहीं भी उसमें नहीं आएगा एंड दे विल बी फ्री और इनका काम भी हो जाएगा। तो पूरे डिटेल्ड प्लानिंग की गई, हर रिस्क को कवर किया गया, कोई भी इसमें इमोशन नहीं था। ये बहुत ही एक कोल्ड और कैलकुलेटेड क्राइम था और जिसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका था। अब आती है 7 अप्रैल की रात। सब कुछ नॉर्मल था, पूरा दिन नॉर्मल गुजरा था, सब लोग अपना काम करके घर लौटे थे। प्रियंका ने सबके लिए खाना बनाया और सबको खाना खिलाया प्यार से और धीरे धीरे सब अपने कमरे में चले गए। कोई शक नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई इवेंट नहीं हुआ। लेकिन अंदर से ये रात की प्लानिंग तो बहुत दिनों से चल रही थी और ये इस कहानी का आखिरी चैप्टर होने वाला था। अब प्रियंका मैडम इंतजार कर रही थी कि कब आएगा वो समय, और जब उसको यकीन हो गया कि उसकी सास और ननद गहरी नींद में है दूसरे कमरों में, तो उसने कान लगाकर दरवाजे के पास खड़े होकर देखा और धीरे से मेन गेट खोला और इशारा किया। अब बाहर खड़े थे 2 लोग, कमलेश और सुरेंद्र। कमलेश तो वहीं रुक गया, लेकिन धीरे से सुरेंद्र अंदर आ गया और उसको पहले से ही सब बता दिया गया था कहाँ क्या है, कहाँ कौन सोता है, ताकि उसको ये मर्डर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब प्रियंका ने अपने पति देवकृष्ण का कमरा सुरेंद्र को दिखाया और इशारा किया कि जाओ, गेट खुला हुआ है, ही इज स्लीपिंग इनसाइड, यू कैन गो, और अपना काम करो। अब कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था, देवकृष्ण बेचारा बिस्तर पर सो रहा था और उसके लिए बस एक और रात थी जैसे हर रात होती है। लेकिन फिर तभी आवाज आई धड़ाम से और एक इतना गहरा, इतने जोर से वार किया गया उसके सर पे कि बेचारी की चीख भी निकल नहीं पाई। ही डाइड ऑन द स्पॉट। ना कोई स्ट्रैंगुलेशन, ना कोई आवाज, चीखना चिल्लाना, भाई को इतनी जोर से मारा कि वहीं खत्म हो गया भाई। और अगर आप उस चोट की बात करें तो फोरेंसिक टीम, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम में वो सर पर लगभग 12 इंची का लंबा घाव था। कोई छोटा मोटा नहीं, कम से कम 2 या 3 इतना बड़ा घाव था उसके सर पे, 12 इंची का फटा हुआ था उसका सर। तो ये कोई इमोशन में या कोई लड़ाई झगड़े में उठाया हुआ कदम नहीं था भाई, ये तो पूरा प्लान्ड मर्डर था।
इतनी जोर से कौन मारता है कि बेचारे को मौका ही नहीं मिला रिएक्ट करने का। अब जब सुरेंद्र भाटी को यकीन हो गया कि देवकृष्ण मर चुका है और उसने अपना काम कर दिया है, तो उसने धीरे से इशारा किया और कमलेश भी घर के अंदर एंट्री ले गया। और इधर ननद और सास आराम से सो रहे हैं, यानी देवकृष्ण की माँ और उसकी सिस्टर आराम से सो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। अब कुछ रिपोर्ट्स और रील्स में तो ये भी बताते हैं कि वहीं पे कमलेश और प्रियंका पुरोहित ने जश्न मनाया, दे मेड आउट कि उनके रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका है। फिर शुरुआत हुई क्राइम सीन बनाने की कि अब मर्डर तो हो चुका है, पुलिस और प्रशासन से कैसे बचना है, इसकी पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। सबसे पहले सुरेंद्र भाटी और कमलेश ने मिलकर अलमारी खाली की, कपड़े बाहर निकालकर जमीन पर फेंके, बेडरूम की चादर, बेड की चादर हटाई, तकिया इधर उधर फेंके और पूरे कमरे को इस तरह उलट पुलट कर दिया जैसे कि यहाँ बहुत बड़ी डकैती हुई है। इसके बाद एक और नया ट्विस्ट, अपनी थ्योरी को और सॉलिड करने के लिए और फुल प्रूफ करने के लिए उन्होंने प्रियंका के कपड़े थोड़े इधर उधर से फाड़े और उसके हाथ पैर बांधने शुरू किए। और फिर दोनों ने, कमलेश और सुरेंद्र भाटी ने, उसको सीधा ले जाके आंगन में पटक दिया और धीरे से वहां से निकल गए। जैसे ही वो निकले उसके कुछ 10-15 मिनट बाद प्रियंका जोर जोर से चिल्लाने और फूट फूट के रोने लगी। शी वाज क्राइंग फॉर हेल्प, कि बचाओ बचाओ, मुझे कोई मार रहा है, मेरे पति को मार दिया है। देन शी स्टार्टेड हर एंटायर ड्रामा। अब प्रियंका की इतनी जोर जोर से चीखें और दहाड़े सुन के सास और ननद की तो नींद हराम हो गई और वो तुरंत उठे और आंगन की तरफ दौड़े। और जो मंजर उन्होंने देखा वो तो भैया उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि बिखरा हुआ कमरा है, बंधी हुई प्रियंका है, पूरे कमरे में खून ही खून, बेड पे खून, और उनका बेचारा एक लौता बेटा वहीं मरा पड़ा है। और पूरे कमरे का ऐसा माहौल है जो बस यही दर्शा रहा है, या इट इज ओनली डिपिक्टिंग कि यहाँ पे बहुत बड़ी डकैती या चोरी हो गई है जिसमें बीच बचाव में हमारा देवकृष्ण मारा गया है। अब असली कहानी शुरू हुई जिसमें इन लोगों का जो षड्यंत्र था उसका लास्ट स्टेप। तो ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि देवकृष्ण मारा गया है, बहुत बड़ी डकैती हुई है, और किसी ने तुरंत 100 नंबर डायल किया और पुलिस वहां पे पहुंच गई। अब जो पुलिस की टीम वहां पहुंचती है उसमें थे एसपी श्री मयंक अवस्थी, एएसपी पारुल, डॉग स्क्वाड था, बैलिस्टिक वाले थे, फोरेंसिक था, साइबर सेल, सब मौके पे पहुंच जाते हैं क्योंकि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई किसी गाँव में। तो शुरुआती FIR तो एक सीधी सादी डकैती की तौर पे दर्ज की गई क्योंकि सारे संकेत भी वैसे लग रहे थे। लेकिन जैसे हर क्राइम सीन में होता है कि वहां कोई ना कोई सबूत मिल ही जाता है और पुलिस वालों की नाक बहुत तेज होती है। पुलिस को पहले आधे घंटे में ही पता लग जाता है कि असली में हुआ क्या है। बस उनको एविडेंस कलेक्ट करके चार्जशीट फाइल करने में और प्रूफ करने में टाइम लगता है। लेकिन पुलिस का जो सिक्स सेंस है वो कभी फेल नहीं होता। उन्हें डे 1 से पता होता है कि असलियत क्या है। एटलीस्ट 95% केसेस में तो पता ही होता है। अब जब प्रियंका से पूछताछ की गई तो प्रियंका ने बताया कि चोर सिर्फ देवकृष्ण को मार के नहीं गए, वो साथ में घर के सारे जेवर 50-60 हजार या 1 लाख कैश लूट के ले गए। तो एक पूरी परफेक्ट डकैती या पूरी परफेक्ट रॉबरी उसने बताई कि हुई है हमारे घर में। शायद कोई रेकी करके गया था, तो कत्ल हुआ, संघर्ष हुआ, लूटपाट हुई। तो एक पूरा परफेक्ट उसने टाइमलाइन जो उसने रिहर्स की हुई थी पुलिस को बताई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस से बड़ा गुंडा भी कोई नहीं है और पुलिस से तेज कोई नहीं है। ऊपर से जब IPS खुद पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो बात होगी। तो पुलिस की नजर में सबसे पहली चीज जो अटकी वो था घर का मेन एंट्रेंस, क्योंकि रियल बर्गलरी में या रियल रॉबरी में सबसे पहला घर का गेट तोड़ा जाता है, ताला तोड़ा जाता है, क्योंकि फोर्स्ड एंट्री की जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पर ना ताला टूटा था, ना कुंडी उखड़ी हुई थी, खिड़की का कांच भी नहीं चटका हुआ था, तो कुछ तो था ही नहीं। सब कुछ सही सलामत था, दरवाजा भी अपने आप आराम से खुला हुआ था। तो उन्हें ये बात खटकी कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि फोर्स्ड एंट्री हुई ही नहीं। फिर जब पुलिस ने दोबारा क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया तो पुलिस ने एक चीज नोटिस की कि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी कोई बर्गलरी या डकैती होती है जिसमें खून हुआ होता है, उसमें चोरों के पास या डकैतों के पास इतना टाइम नहीं होता। वो जल्दी जल्दी सामान पलटते हैं, ड्रॉर खींचते हैं, चीजें फेंकते हैं, और जो उनको वैल्यूएबल मिलता है वो लेके चले जाते हैं। लेकिन जो उस कमरे का मंजर था जहां देवकृष्ण की लाश पड़ी हुई थी, वहां पे सब कुछ थोड़ा स्टेज लग रहा था, क्योंकि ड्रॉर सारे खुले हुए थे, बारी बारी सारे कपड़े एक एक करके हैंगर से उतारे गए थे, चीजें इधर उधर बिखरी थी जैसे किसी ने जानबूझ के फेंकी हो। तो पुलिस को ये बहुत अजीब लगा कि यार ये जल्दीबाजी तो नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेज या कोई सजावट लग रही है। लेकिन पुलिस को तो अपनी थ्योरी सही तब लगने लगी जब सबसे बड़ा सामने फैक्ट आया। अब फैक्ट के मुताबिक प्रियंका ने क्लेम किया था कि घर के सारे गहने, जेवरात, कैश डकैत लूट के फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस ने ठीक से तलाशी ली तो वही कैश और वही ज्वेलरी घर में ही मिली, जो शायद हो सकता है कि प्रियंका बाद में ले जाती या बाद में जब उसको सारा कुछ मिलता तो उसने अपने लिए बचा रखी थी, बट वो घर से बाहर ही नहीं गए। तो जब कोई बाहर ही नहीं गया सामान, कोई वैल्यूएबल सामान बाहर ही नहीं गया, तो बर्गलरी किस नाम की? ये तो सीधा सीधा मर्डर का केस बन रहा था। तो पुलिस को शक तो हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अब सोचिए कि एक कहानी जिसमें ना कोई फोर्स्ड एंट्री है, ना कोई स्ट्रगल है, सब कुछ तेज लग रहा है, और जो दावे किए जा रहे हैं प्रताड़ित जो लड़की है या जो लड़की है उसकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो फिट नहीं बैठ रहे। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे था जो पुलिस देख नहीं पा रही थी। अब सोचिए कहानी जिसमें ना कोई फोर्स्ड एंट्री है, ना कोई स्ट्रगल का निशान है, ना कोई बॉडी पे निशान है, और लूटा हुआ माल घर से बाहर ही नहीं गया। तो जो प्रियंका थी, जो विक्टिम क्लेम कर रही थी अपने को, उसके सारे दावे फेल होते जा रहे थे। तो पुलिस अपना काम करने लगती है, धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, और इन्वेस्टिगेशन में जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है उसमें ये क्लियर हो गया था कि ये कोई बर्गलरी नहीं है, ये मर्डर का ही केस है। अब फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जो 12 इंच लंबा घाव देवकृष्ण के सर पे था उसका एंगल और इम्पैक्ट साफ बता रहे थे कि ये घाव किसी आदमी के शरीर पे किया गया है जो हिला नहीं है। मतलब कि
उस आदमी ने डिफेंस में अपना हाथ ही नहीं उठाया, ऐसा लग रहा था मान लो सोते सोते ही किसी ने उस पर वार कर दिया हो। अब प्रियंका की कहानी इन चीजों से मैच ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके मुताबिक उन दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया और फिर उसके पति के विरोध करने पे डकैतों ने उसको जान से मार डाला। तो ये जो क्लेम था उस फोरेंसिक रिपोर्ट की थ्योरी के सामने खड़ा ही नहीं हो पाया। और ऊपर से एक बात और थी कि देवकृष्ण की बॉडी पे कोई स्ट्रगल के मार्क्स ही नहीं थे, ना कोई नाखून का भी निशान नहीं था, सिर्फ एक 12 इंच लंबा घाव उसके सर पे था। तो आखिर स्ट्रगल और विरोध और लड़ाई हुई कहाँ पे? अब जी इस फैक्ट के आने के बाद आपको पुलिस का रवैया तो पता ही है, पुलिस किसी को बख्शती तो है नहीं। तो पुलिस ने सीधा प्रियंका को इन्वेस्टिगेशन रूम में बुलाया और जब पूछताछ शुरू की तो वहां एक पैटर्न सामने नजर आया कि जितने भी लोग उससे पूछताछ करते तो हर राउंड में उसकी कहानी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही थी। एक बार कहीं टाइमलाइन आगे खिसकती, दूसरी बार कोई नई डिटेल जुड़ जाती। तो झूठ बोलने वाले इंसान का हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है कि वो अपनी कहानी को सच जैसा बनाने के लिए हर बार कुछ कहानी को एडजस्ट करना शुरू कर देता है और यही एडजस्टमेंट होती है जो पकड़वा देती है कि भैया ये आदमी झूठ बोल रहा है। क्योंकि बार बार आप स्टोरी को एडजस्ट करोगे ना, टाइमलाइन आपकी झूठी है, कभी इधर उधर खिसक रही है, आपके फैक्ट्स कभी जुड़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, तो पुलिस को शक हो गया। अब जो पुलिस अक्सर करती है या तो सीसीटीवी चेक करती है या फोन के सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स चेक करती है। तो जब फोन वाला सवाल सामने आया तो प्रियंका का जवाब पहले ही तैयार था कि चोर और डकैत मेरा फोन ले गए। लेकिन फोन होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, उनके पास सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स पहले से ही मौजूद होती हैं और पुलिस के समन करने पे वो आराम से मिल भी जाते हैं। और इस रिकॉर्ड में हर इनकमिंग आउटगोइंग, उसकी लोकेशन, टावर लोकेशन की जानकारी होती है, तो टेलीकॉम वाले आसानी से पुलिस को दे देते हैं। अब जब पुलिस ने ये सीडीआर डिटेल्स मंगवाई और उनको खंगाला तो एक बात तो साफ थी कि एक नंबर बार बार उसमें रिपीट हो रहा था, जिसमें घंटों तक बात की गई थी, घंटों उसमें कॉल्स आते थे, बार बार कॉल आते थे, और वो नंबर था हमारे कमलेश का। अब उसकी लोकेशन ट्रैक करने पे पता चला कि 7 अप्रैल को वो गोंदी खेड़ा गांव में ही था, वो उसी जगह था जहां देवकृष्ण का घर है। और कमलेश के फोन रिकॉर्ड्स जब निकाले गए या कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जब निकाले गए तो उसमें जो लास्ट डायल नंबर था उस दिन का वो था सुरेंद्र भाटी को, और उसकी लोकेशन भी गोंदी खेड़ा गांव की ही निकली। अब हमारी काबिल पुलिस के पास पीस बाय पीस सारे एविडेंसेस इकट्ठा हो चुके थे और उनको पूरी कहानी समझ आ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज बस ये बाकी थी कि प्रियंका के मुंह से सच निकलवाना। तो इसके लिए पुलिस और एक्सपर्ट्स ने एक चाल चली और उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन टैक्टिक इस्तेमाल की जिसमें बड़े बड़े अपराधी फंस जाते हैं। अब प्रियंका के सामने कहा गया कि सुरेंद्र पकड़ा जा चुका है और उसने पूरी कहानी बता दी है, लेकिन इन रियलिटी सुरेंद्र वाज स्टिल एब्सकॉन्डिंग। पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं था, लेकिन एक मनगढ़ंत कहानी रची और प्रियंका पुरोहित के सामने पेश कर दी। बस फिर क्या था, प्रियंका पे इतना मानसिक दबाव पड़ा कि वो बेचारी टूट गई और महज 6 से 7 घंटे के अंदर उसने सारी सच्चाई पुलिस के सामने रख दी। अब जैसे ही सच्चाई सामने आई तो एसपी मयंक यादव जी ने मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिया और साफ शब्दों में कहा कि ये जो पूरा कांड है ये कोई लूट या डकैती का कांड नहीं है, ये घटना चोरों ने नहीं की है, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है जिसमें पत्नी ने मिलके अपने आशिक के साथ ये कदम उठाया है। एक ऐसा कदम जिसमें एक सुपारी सीरियल किलर को इन्वॉल्व किया गया, उसको पैसे दिए गए और फाइनली देवकृष्ण पुरोहित को मौत के घाट उतार दिया गया। और अपने रास्ते से अपने पति को हटाने के बाद जो सबसे शॉकिंग फैक्ट एसपी मयंक यादव जी ने बताई कि इंटेरोगेशन के दौरान प्रियंका पुरोहित के चेहरे पर जरा सा भी रिमोर्स या गिल्ट नहीं था। आई थिंक शी वॉज प्राउड ऑफ व्हाट शी डिड और उसने हंसते हंसते अपने पति को मौत की बलि चढ़ा दी। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। सुरेंद्र भाटी भी पकड़े जा चुके हैं, उन पे भी कार्रवाई की जा रही है, कमलेश पे कार्रवाई की जा रही है और भगवान करे कि देवकृष्ण की मरी हुई आत्मा को फाइनली इंसाफ मिले। धार पुलिस ने खुद इस केस की तुलना इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस से भी की है, जहां सोनम रघुवंशी ने भी कुछ ऐसा ही किया था और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मरवा दिया था। और प्लानिंग करने का तरीका, कवर स्टोरी, किडनैपिंग, कैमरे के सामने रोना धोना, अपने को विक्टिम बनाना, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, सब कुछ एक जैसा ही है। तो ये दोनों स्टोरीज काफी मैच करती हैं और शायद यही वजह है कि केस इतना शॉकिंग नहीं लगता, क्योंकि एक बार ये हो चुका है तो ये स्क्रिप्ट हम लोग शायद पहले देख चुके हैं। लेकिन एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस केस का जो एंगल था वो शुरू हुआ था बाल विवाह से, तो इसीलिए कहा जाता है कि बाल विवाह अवॉइड करें, ये कानूनी जुर्म है। और छोटी उम्र में शादी करने के बाद बच्चों को नहीं पता होता उस समय, लेकिन बड़े होने के बाद इतनी नफरत, इतनी एक दूसरे से हेट्रेड पैदा हो जाती है कि फाइनली कहानी कैसा मोड़ ले लेती है या टर्न ले लेती है। तो मैं प्रियंका को जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि सच तो यही है कि प्रियंका के पास उस शादी से निकलने के लिए बहुत तरीके थे, उसके पास कानूनी तरीके थे, दाव पेच थे, शी कुड हैव टेकन डाइवोर्स एंड लेट द पुअर बॉय लिव एटलीस्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने ऐसा रास्ता चुना जिसकी कोई माफी नहीं है और एक माँ ने अपना बेटा खो दिया। तो संसार को और सोसाइटी को अभी इन मुद्दों पर और सोचना और मैच्योर होना बाकी है। मेरा आपको ये कहानी और क्राइम स्टोरी बताने का बस यही रीजन था कि आप भी सतर्क रहें और कभी अपने आसपास ऐसी चीजें होते देख रहे हैं तो उनका बीच बचाव करें, वो होने ना दें आपकी जितनी कैपेसिटी है। तो मिलते हैं एक अगले नए केस में, एक अगली नई क्राइम स्टोरी में। तो तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स।